नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं इन जनरल पॉलिटिक्स के बारे में और खास करके बात करने वाले हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें के पास क्या मुद्दे हैं या विपक्ष किस तरीके से उसमें जाने की कोशिश में रहेगा और पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी किस तरीके से उस चुनाव में जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। मैं आपको एजेंडे के बारे में बता देता हूं। देखिए, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा राम मंदिर का। हिंदुत्व और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में रहा है, वो शुरू से रहा है। उस पे आरोप भी लगता है कि ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं इस तरीके की। हालांकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता भर भर के वोट दे रही है। 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। मुझे लगता है कि कश्मीर में चुनाव भी हो जाएगा इसी लोकसभा के साथ ही। इसके अलावा एक बड़ा लाभार्थी वर्ग में जिसमें अनाज का वितरण हो गया, चाहे किसान सम्मान निधि हो गया, चाहे लोगों के मकान बने, चाहे हर घर जल योजना नल योजना जो है वो होगी, चाहे उसके अलावा शौचालय बने, इस तरीके की तमाम योजनाएं, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लाभार्थी वर्ग बना करके भी चुनाव में जाएंगे। ओबीसी का एक जो कार्ड ये लोग खेलते हैं, तो स्वयं प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और उसके बाद 3 राज्यों को जीतने के बाद जिस तरीके से वहां सरकार का फॉर्मेशन किया गया है, उसको भी देखते हुए कास्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक रहेगा मोर एंड लेस। क्योंकि उधर वाले जो हैं वो जाति जनगणना जनगणना चिल्ला रहे हैं। महिला आरक्षण जो 33% है, हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एक इंपैक्ट रहेगा ओवरऑल मिलाकर के। महिला कंसर्न, महिला सुरक्षा या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गारंटी बांटते थे, अब एक नई गारंटी हो गई है, मोदी की गारंटी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पीक पे गई है भारत की, उसको भी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे मैदान में। बाकी राज्यों में राज्यों के मसले, लोकल के मुद्दे, वो सब सारी चीजें रहेंगी। और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातन, ये सब भी उसके साथ पैकेज के रूप में रहेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जब देखेंगे तो एक एनडीए अलायंस बन रहा था। मैं कह रहा था कि दिसंबर तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो मीटिंग ही नहीं हो पाई, सीटों का फाइनलाइजेशन भी नहीं हो पाया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव था तो अखिलेश यादव कमलनाथ को गाली दे रहे थे, कमलनाथ अखिलेश यादव को गाली दे रहे थे, फिर यहाँ प्रवक्ता भिड़ गए तो राहुल गांधी को गाली देने लगे। ये स्थिति है। ममता बनर्जी उधर डेली, वामपंथी डेली। तो एनडीए अलायंस बनता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको पकड़ करके एनडीए अलायंस बनाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं था। एबीपी न्यूज फलाना ढिकाना, ये सर्वे हो रहा है, ये सर्वे हो रहा है, ये आगे ये पीछे, वो खेल अलग है। वहां पैसा देकर के सर्वे वर्वे आएंगे कि यहाँ पीछे हो गए, वहां आगे हो गए। वो 2019 में आया था, वो 2014 में भी आया था, तो वो 2024 में भी आएगा। लेकिन जो धरातल पे, जो ग्राउंड पे बात है, और जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के कद का नेता कोई नहीं है इस समय। ये कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है, जिनको पसंद नहीं होंगे मोदी, लेकिन हकीकत यही है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको भाजपा नहीं पूरा कर पाई, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी करना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से फॉर्मेशन किया है 2024 के चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह विपक्ष को बहुत परेशानी में डाला हुआ है। राहुल गांधी का एक भी मुद्दा 2014 से लेकर के अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र के चुनाव में, वो कहीं पे भी उनसे चिपकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2018 में चौकीदार चोर है से लेकर के राफेल वाला मुद्दा, फिर अंबानी के खाते में चला गया, फिर इस बार अडानी के खाते में चला गया। अडानी वाला भी मुद्दे में देखिए खत्म हो गई धार। इसलिए खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई, उसके अलावा जो जांच कमेटी से उससे क्लीन चिट मिल गई, सबूत मांगा गया, कोई पेश नहीं कर पाया। और अडानी को लेकर के इनके खुद ही एनडीए अलायंस के बीच में ममता बनर्जी का अलग रुख है, शरद पवार का अलग रुख है।
तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। इन लोगों के पास एक मुद्दा था जातीय जनगणना का। ये सोचते थे कि मंडल कमंडल की राजनीति हो जाएगी, लेकिन वो मंडल कमंडल की राजनीति भी अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी चीज देखिए, होता क्या है कि राजनीति में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज होती है। राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं विश्वास करते हैं? कि राहुल गांधी खुद ही अपने पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको कोई एनजीओ वाला पर्ची दे देता है, पर्ची देख के बोल देते हैं। उनको खुद ही नहीं पता होता है कि इसके एडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पब्लिक क्या चाहती है। देखिए, पब्लिक क्या चाहती है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। आप क्या चाहते हैं वो एक सेकंड बात है। अब 100% लोगों को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पे कांग्रेस को वोट मिलेगा। कांग्रेस वोट के लिए किसान, बेरोजगारी, ये सब तरीके के मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे को लेकर के आते हैं तो ये मुद्दे छोड़ते हैं। और ये राजनीति में दिखाई भी देता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगने जाते हैं। ये 19 में भी दिखाई दिया, जब बहुत सारे कह रहे थे कि सीटें कम हो जाएंगी तो राजनाथ सिंह बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, 303 सीटें चली जाएं। और ऐसे ऐसे प्रदेश से जीत करके चले आए जहां पे संभावना नहीं थी। अब फिर से होने लगा है कि बिहार में हार तो बंगाल में नहीं अब उतनी सीटें आएंगी, तो यहां नहीं आएंगी। ऐसा कुछ भी होता हुआ अभी तक ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये लुटियन मीडिया या जो चाइनीज गैंग है, ये इनका अपना प्रोपोगेंडा है। वो बताते रहते हैं डेली एनालिसिस करके। और आप लोग देखें, इन 3 राज्यों के चुनाव का भी एनालिसिस किया था, चाहे वो कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए चाइनीज मीडिया का, तो वो भी मोरलेस वहां फेल हो गए। तो अब देखिए तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। संसद पे घुस गए तो ये मुद्दा उठाओ, तो वो मुद्दा उठाओ। ये भी तीसरी सबसे बड़ी चीज, जितनी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी लेकर के मैदान में जाएंगे, और साहू का जो नोटों का खजाना मिला है उसको भी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में जाने वाले हैं। और उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात को क्लियर कर दिया, उसकी काट विपक्ष के पास नहीं होगी। ये बात मान लीजिएगा आप। और देखिएगा कि जब चुनाव पीक पे आएगा, मार्च के बाद जैसे ही गतिविधियां बढ़ेंगी, चुनाव जब पीक पे आएगा, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके ही पार्टी के ये जो चोर बेईमान टाइप के जो नेता हैं, धीरज साहू जैसे, यही सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। मंच पे आपके पास माइक है, सामने आपके लोग खड़े हैं, आप भाषण दे लीजिए, ताली बजवा लीजिए, लेकिन जनता जिस दिन बूथों पे वोट देने जाएगी उस दिन उस सब बातों को दिमाग में रखती है। यही कारण है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कांग्रेस करता हुआ साउथ में मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा कांग्रेस पैरेलल रहेंगी, क्योंकि वहां पे और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। उधर वामपंथी हैं केरल में, तो उधर वाईएसआर है, दूसरी जगह डीएमके है। इन सबों के बीच में कांग्रेस बीजेपी से बड़ा स्पेस बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटका और तेलंगाना में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगा बीजेपी का। हो सकता है कि तमिलनाडु में अन्नामलाई कुछ, चूंकि वो करिश्माई नेतृत्व के तौर पे उभरे हैं, तो वहां से भी कुछ भाजपा को हासिल हो जाए। अगर नहीं हासिल होता तो कम से कम वोट प्रतिशत जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दूसरी चीज की नई लीडरशिप, मोदी जी के पास एक है नई लीडरशिप को लेकर के। नई लीडरशिप को क्यों चुनौती है? क्योंकि तीनों प्रदेशों में नई लीडरशिप मोदी जी के पास। तो पुरानी लीडरशिप की अगर नाराजगी हुई तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? मुझको लगता है भाजपा जैसी कर्डर बेस्ड पार्टी में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका समायोजन कर ही देंगे, खासकर शिवराज सिंह चौहान का समायोजन। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, वहां पे अच्छे नेता हैं, बढ़िया काम करेंगे, उम्मीद है। उन्होंने जो फाइलें साइन की हैं, जो आदेश दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा है, पसंद आया है। पहली मीटिंग में अपने कैबिनेट की, अपने पहले दिन ही शपथ ग्रहण लेने के बाद। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नो डाउट मध्य प्रदेश के अभी भी सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत समस्या नहीं है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में भी आती हैं तो समस्या नहीं है, क्योंकि बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता था। हाँ, कुछ असंतुष्ट लोग हैं, वो अपनी तमाम तरीके की दलीलें देंगे, बातें देंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
ग्राउंड पे जहां पब्लिक को वोट देना है, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। अगर उनमें से आप बाइफरकेट करके देखेंगे तो एक बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। भाजपा को अगर थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो वो सिर्फ बिहार है, जो पिछली बार भी भाजपा वहां 16-17 सीटें जीती थी, तो 16-17 जीतने की स्थिति में आज भी बीजेपी है, तो वहां पे भी सीटों के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस बने हैं बिहार में, और नीतीश कुमार की जो आज के डेट में स्थिति है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वहां बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। अगर फाइट भी होगी तो 50-50 की नेक टू नेक फाइट होगी, उसमें जो है भाजपा आराम से 15-17-18-20 सीटें जीत सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना चैलेंज दे पाएंगे अब राहुल गांधी? अभी तक तो चैलेंज देते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। खासकर उनके चुनाव में, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जब संसद संसद का चुनाव होता है, तब तो नहीं दे पाते हैं। क्या इस बार दे पाएंगे? क्योंकि इनके पास जो अडानी का मुद्दा था वो तो फुस हो गया, और जो इनके पास जाति जनगणना का मुद्दा था वो भी फुस हो गया, क्योंकि वो उसमें भी बहुत दम नहीं है, और 3 राज्यों के परिणाम से भी ये साफ साफ दिखाई देता है। अब कांग्रेस के पास ये समस्या है कि वो अपने वोट को किस तरीके से कंसोलिडेट करती है। कांग्रेस के पास एक वोट ऐसा है जो पूरे देश में कंसोलिडेट हो रहा है, वो मुसलमानों का वोट है, वो एक तरफा पड़ रहा है। आपने देखा होगा तेलंगाना में सरकार बनने के बाद जब वहां पे रेवंत रेड्डी ने धन्यवाद नहीं किया बहुत सारे मुस्लिम संगठनों का, तो कई सारे लोग भड़क गए। उस पर वीडियो भी आए थे कि इन्होंने हमारा धन्यवाद नहीं किया, हमने इनकी मदद की थी, तंजीमों का नाम लेकर के नहीं कहा था। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो आप इंटरनेट से खोज करके देख सकते हैं। तो उससे उसका भी एक रिएक्शन होगा, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है तो उसका भी पब्लिक में एक रिएक्शन होगा कि अगर आप इकट्ठा हो सकते हैं तो हम भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके ठीक स्थिति है अभी तक। नरेंद्र मोदी विन विन के सिचुएशन में है, उनको कोई अभी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। आगे रणनीति क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो आप लोग कंट्रीब्यूट करिएगा चैनल के लिए। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।